हाँ तो क्यों, और अगर आप कहते हैं ना तो क्यों? हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हनीत गांधी मैडम से। आपके क्या विचार हैं इस प्रश्न के बारे में? रश्मि जी, पहले तो आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत पॉजिटिविटी लग रही है देखकर आपको इतने सालों के बाद। एंड अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने के लिए हम सबको। मेरे पास अभी सिर्फ 5 मिनट पहले अनीता जी का फोन आया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ काम कर रही हूँ, आ जाओ चर्चा करते हैं। तो इतना हक जो हमारे बीच में है, आई एम सो ग्लैड दैट हम इस चीज को मेंटेन करेंगे। रश्मि जी, आपका क्वेश्चन मेरे लिए ये है कि मैथ्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये तो मतलब, डू यू थिंक, आई थिंक मैथ्स वाज आवर फर्स्ट लव, कैन वी एवर से कि नहीं होना चाहिए? सो माय आंसर इज नेचुरल टू दिस। अगर आपने कहा कि 5वीं कक्षा के बाद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो क्यों होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को सीखनी है, या एज ए टीचर हमें उन्हें बतानी है, जो मैथमेटिक्स में बहुत खास है? कक्षा 5वीं के बाद? 5वीं के बाद मुझे एक बहुत समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू, आई मीन आई एम नॉट गोइंग कि मैथमेटिक्स में हम बहुत रिग्रेस की उसकी बात करें, लेकिन एक सिंपल लिटरेसी टू मैथमेटिक्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, ये आई थिंक हक बनता है हर बच्चे का, कि आपके पास इतनी क्षमता है कि आप अपने लिए एक सोचा समझा डिसीजन ले सके, चाहे वो स्पेशल एबिलिटी में हो, चाहे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी में हो, चाहे वो कंप्यूटेशनल एबिलिटी, चाहे डेली लाइफ के डिसीजन लेने में। मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है, इसलिए गणित की अवधारणाओं का थोड़ा बहुत फाउंडेशनल ज्ञान होना जो कहते हैं, उसको बहुत जरूरी है। भूमि बिल्कुल बिल्कुल इतना ज्ञान तो हो कि हम इस तरह के डिसीजन ले पाए, हम गलत डिसीजन ना ले, इतना ज्ञान तो होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के लिए एक एप्टीट्यूड, एक लिटरेसी, मैथमेटिकल लिटरेसी होना। तो ऐसे नहीं है कि 5वीं कक्षा तक हम बच्चे को इतनी चीजें बता देते हैं कि गणित में जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, वो गुणा भाग, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब जब हम सिखा देते हैं, तो इसके बियॉन्ड जो और बाकी सब चीजें हैं, उन्हें हम मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट देकर 6th क्लास से शुरू करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे हम अलजेब्रा बना देते हैं, ज्योमेट्री का एक सेक्शन बना देते हैं, आगे धीरे धीरे वो मेंसुरेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ता है। तो आपको लगता है कि ये सब प्रक्रिया जो अब तक चली आ रही है, वो आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए? इन सब चीजों की आगे महत्व रहेगा? हाँ, ये हम आगे आगे आने वाले 25 साल के बाद की बातें सोच रहे हैं, ये हम आज की बात नहीं सोच रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें कंसिडर करने की जरूरत है बिफोर वी गिव एन आंसर टू दैट, क्योंकि 25 सालों में काफी चीजें, अभी जो मेरे और आपने हमने जिस तरह से मैथ्स पढ़ी थी, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, उसमें ही इतने चेंजेस हो गए। आई मीन, सो वी कैन से कि अगर हमारा 20, 25, 15, 16 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से व्हाट वी लर्न टू व्हाट वी आर टीचिंग, that and in the last 5 years there has been an enormous exponential growth in every area of every area of knowledge. I think that is very important for us to take into cognizance. हम इसको अगर specifically discipline मतलब हम area wise ना करें, लेकिन ये एक ideation thought है, क्योंकि आपने एक ऐसा मंच पे बिठा दिया जिसमें हम ड्रीम कर सकते हैं, हम थोड़े रोमांटिसाइज भी कर सकते हैं आइडियाज के, और हम ये भी बात रख सकते हैं कि ये मेरा पक्ष है कहने का, तो मैं वो लिबर्टी ले सकती हूँ, हालांकि मुझे पता है कि जो मैं कहने जा रही हूँ वो करने में इतना आसान नहीं है। टेक्स्ट बुक के माध्यम से देखिए, पढ़ाने के माध्यम से देखिए, कॉग्निटिव लेवल पे देखिए, शायद आसान, लेकिन हमारे पास इंटरलिंकेजेस बिटवीन द एरियाज, और अब तो जो एनईपी में आया वो एक मल्टी डिसिप्लिनारिटी अप्रोच, इसके बारे में रश्मि जी हमने बहुत मंथन किया, और मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी जो शायद आप जितने भी टीचर्स हैं वो मेरे साथ वाकिफ होंगे। हमारे पास एक सीबीएसई से प्रोजेक्ट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इंटरलिंकेजेस सब्जेक्ट्स में देखिए और असेसमेंट प्लान बताइए कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने बातचीत शुरू की वो ये था कि हम सब्जेक्ट्स की पेडागॉग्स इकट्ठे बैठे, ये हमें सबसे बड़ा मौका मिला कि हम सब, तो मैं मैथ्स की थी, हिंदी की कोई और थी, हम सब इकट्ठे बैठे, हमने चिंतन करना शुरू किया।
तो सबको समझ नहीं आया कैसे शुरू करना है। बहुत संक्षिप्त में, मुझे पता है बहुत सारे वक्त है, बहुत संक्षिप्त में बात करूंगी। तो सबसे पहले मुझे समझ नहीं आया कि शुरुआत कहाँ से करें। एनीवेज द इजीएस्ट वे वाज कि आप एक टॉपिक लेके आइए हिंदी की किताब से, उसमें मैथ्स जोड़ूंगी मैं, मैथ्स की किताब से कोई एक एरिया लेके आती है, उसमें आप बाकी चीजें जोड़िए, सोशल साइंस का जोड़िए। ये कहने में बहुत सुंदर लगा, लेकिन जब हम करने बैठे तो हमें समझ में आया कि इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं होता मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो पहली बात तो ये कि सबके साथ बैठकर थीम्स निकालना, काम करना बहुत मुश्किल था। दूसरा चैलेंज जो आया वो यही आ गया कि हम एक मैथमेटिक्स के रिगर तक नहीं पहुंच पाए। हर थीम पे मुझे ऐसे लगता था कि मैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पे ही आके रह गई। बच सके था जोड़ा घटाया या स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा डेटा कलेक्ट किया, बस हम यहाँ तक होकर रह गए। रिगरस जो डिसिप्लिन का एक जो हम लोग का मतलब यू नो व्हाट वी आर पैशनेट अबाउट, एक डिसिप्लिनरी रिगर लाने की, डिसिप्लिनरी सोच की, वो मुझे लगा हर थीम में कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गई है। सो दैट कीपिंग इन माइंड द रिगर ऑफ द सब्जेक्ट along with arranging it in such a way that we build an informed society is going to be tough. But if we can approach it, I think that's going to be a big achievement to us. If there's any platform, I am open to this. If you want to work, any one of you on this platform, we are always, and I'm sure this platform is for that. We should all come together and take this as a challenge कि हम interdisciplinary, multidisciplinary, not even and इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच से हम बच्चे को प्यार तो जगाएं गणित की तरफ, जो फियर है वो तो हटाएं। पहली बात तो ये बहुत बहुत धन्यवाद हनीत जी, आपने एक अच्छे जिसे कहते हैं ना मैथमेटिशियन के दिल की बात बड़े ही अनूठे ढंग से अपने एक्सपीरियंसेस के साथ सबके साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मारुति जी से ये पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट? 100% एग्री मैम। आपके क्या विचार हैं? बिकॉज अभी जो फ्यूचर आने वाला जो मुझको दिख रहा है फ्रॉम माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने गेन किया एक्सपीरियंस डिफरेंट इंटरेक्शन से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, चाइना एंड इंडिया दो कंट्रीज दुनिया में 1616 पॉपुलेशन लिए बैठे हुए हैं हम लोग। मतलब 140 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन पहुंची दोनों कंट्रीज की। 750 करोड़ में बड़ा शेयर हम दोनों कंट्रीज का है। लैंड वाइज चाइना हमारा 3 गुना है, लेकिन जो नॉलेज ट्रेनिंग पैटर्न वाइज हम बात करें तो चाइना हमसे कम 30 साल आगे। 30 ईयर्स चाइना के पैटर्न डिफरेंट है। अभी 2019, 2020, 2021 इन तीनों सालों में जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है यूएसए माँ का, उसमें चाइना ने 2 बार फुल टीम गोल्ड निकाल दिया। मतलब वो फोकस्ड है कि मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग बच्चों को इस तरह करानी कि मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स 10th जो उनका मिडिल स्कूल वहां तक आते आते सब कुछ क्लियर हो जाए, उनके दिमाग मैथमेटिक्स घूमने लगे। तो दे आर गिविंग सम प्रॉब्लम्स जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई टिपिकल प्रॉब्लम जनरेट, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रॉब्लम्स दें, बच्चे उसको फोड़ने का तोड़ने का सोचे कि प्रॉब्लम क्रैक कहाँ से होगी। सब कुछ ओपन करना, ओपन बुक करते हैं, फॉर्मूले पड़े हुए सामने, फॉर्मूले रटने होते हैं, फॉर्मूले बुक को ओपन कर दो, ठीक है। उनका माइंड वर्क है इसमें लगाना क्या है। जस्ट लाइक सिंपल एग्जांपल, एक साइकिल है, उसमें मुझे पता है कि मुझे रेंच यूज करनी है, मेरे पास रेंच पड़ी है 1 नंबर से 24 नंबर तक, तो कैन आई ऑब्जर्व द स्क्रू एंड आई कैन यूज द करेक्ट रेंच इन सिंगल सेकेंड। दैट ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड। सबको टेस्ट करते रहेंगे, टाइम लगता जाएगा। वो अनुभव चाहिए कि पेन की साइज देख के इतना बड़ा सा डायमीटर है, रेंच नंबर 8 काम कर जाएगी, उठाओ टाइट कर दो, खत्म। बच्चों में ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में आ जाए, ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा। और फॉर्मूले भी जैसे हम अब तो काफी कुछ स्कूलों में लास्ट 10 ईयर्स में काफी चेंजेस आ गए हैं। फॉर्मूले भी हम पहले ज्योमेट्रिकली प्रूव करा रहे हैं, बच्चों में डेवलप कर रहे हैं आइडिया को, फिर उनको हम समझ आ रहे हैं कि फॉर्मूले इस तरह बनते हैं, एवोल्यूट होते हैं। तो आगे जो मैथमेटिकल थिंकिंग है दैट इज होल हार्टेडली सपोर्टेड फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम माय साइड, फुल्ली सपोर्ट है उसको। मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, चाहे कोई भी फील्ड पढ़ना चाहे। तो आपके हिसाब से लगता है कि 10th क्लास तक के जो बच्चा है उससे सारी समझ सूझबूझ डेवलप हो सकती है? 100% मैम, क्योंकि अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है ना, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7-8 ईयर्स पहले मैंने सुना है जो हम पढ़ाते भी थे जूनियर्स को, इट वाज इन 11th क्लास। अब वो 10th सिलेबस नीचे आता आ रहा है। 11th और 12th का फोकस सिर्फ कोऑर्डिनेट एंड कैलकुलस पे रह गया है, और कैलकुलस में काफी कुछ नई रिसर्च हो चुकी है, तो कैलकुलस का पोर्शन बढ़ता आ रहा है आगे फ्यूचर में हमारे लिए। बीटेक में अच्छा एंट्री लेता है, बीएससी में एंट्री लेता है, उसके पास कैलकुलस के फॉर्मूले आते हैं, इस मैथमेटिशियन ने ये फॉर्मूला निकाला है, इसकी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर निकाल दो।
वो प्रैक्टिस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज 10th तक जरूरी है। हमारे साथ धर्म प्रकाश जी जुड़े हैं। सर, आपका वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पर। और आपका तो अनुभव हम सबको ऐड कर दोगे तब आपके बराबर का अनुभव आ जाएगा जी। और हम सब जितने भी टीचर्स हैं, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और उन चीजों को प्रयोग करने की भी कोशिश की अपने नॉर्मल क्लासरूम्स में। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि एक जनरल ओपिनियन होती है कि जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ते हैं, लेकिन वो कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं, वो तो हार्डली कहीं प्रयोग में लाए जाते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि अलजेब्रा हम प्राइमरी में पढ़ाते ही नहीं? मुझे तो लगता है हम अलजेब्रा प्राइमरी में पढ़ाते हैं। मजे की बात तो यह है कि जब प्राइमरी में हम बच्चे को कहते हैं 1 जमा 2 बराबर बॉक्स, तो वो अलजेब्रा ही तो है। 1 जमा 2 बराबर डैश या 1 जमा डैश बराबर 5, ये क्या है? अलजेब्रा है। पर बच्चों का ये मानना है कि वो बार बार यही कहते हैं कि हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं, हम वो अपने बच्चों को लाइफ में इसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं ना, रोज वो समझ में नहीं आता, या टीचर जब आप नहीं पाता तक। मैडम जब आप गिनती करते हैं तो 2 में 1 जोड़ा 3, अगला नंबर आ गया, 3 में 1 जोड़ा 4, तो n में हम बच्चे को ये सिखाते ही नहीं ना कि कोई भी नंबर हो उसमें 1 जोड़े तो अगला नंबर आएगा n+1। ये कहाँ सिखाते हैं बच्चे को? तो इसलिए बच्चे को पता ही नहीं कि जो रूल मेकिंग है मैथमेटिक्स में वो अलजेब्रा ही है। जब हम रूल बनाते हैं, किसी चीज का नियम बनाते हैं कि इसको ऐसे आगे का नंबर हम ऐसे निकाल सकते हैं। मान लो बच्चे ने अगर ये कहा कि जब हम किसी नंबर में 1 जोड़ते हैं तो अगला नंबर आता है, तो वो अलजेब्रा कर रहा है। बेसिकली वो अलजेब्रा ही कर रहा है। वो आपको नियम बता रहा है कि x अगर नंबर है तो x+1 अगला नंबर होगा। तो मतलब अलजेब्राइक थिंकिंग डेवलप करने के लिए हमें यहाँ से शुरुआत करनी होती है। मुझे लगता है कि हमें ना प्राइमरी में, मैं ये एक्सपेरिमेंटेशन कर चुका हूँ काफी, खासतौर से बाल भारती स्कूल के बच्चों के साथ, 2000 बच्चों के साथ में हमने ये क्वेश्चन इस तरह के टेस्ट किए कि क्या बच्चे रूल बना सकते हैं पैटर्न को देख के। नहीं बना पा रहे हमने, क्योंकि बच्चों को सोचना ही नहीं सिखाया कि पैटर्न को देख के क्या वो रूल बना सकते हैं। और मैंने बड़ा सिंपल सा लिया कि 1 को 10 से गुना करो तो 10 आता है, 1 को 100 से गुना करो तो 100 आता है, या इस तरह का रूल, और बताओ इसमें क्या क्या रूल है, नीचे रूल लिखो। तो ज्यादातर बच्चों ने वही रूल लिखा जो टीचर पढ़ाते हैं। तो आपके हिसाब से लगता है कि आने वाले 25 सालों में भी अलजेब्रा की तरह ही चलना चाहिए या उसमें कुछ परिवर्तन आना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर हम बच्चे को रूल मेकिंग सिखा देंगे प्राइमरी से ही, प्राइमरी में ही, कि भाई रूल बनाओ, पैटर्न को देखो और उसमें क्या नियम है ये ढूंढो, तो उसके लिए अलजेब्रा फिर भूत नहीं रहेगा। अभी क्या है कि अभी अलजेब्रा भूत इसलिए है कि उसको सडनली वो एक्स आ जाता है, और वो मेरे को कई बच्चों ने कहा है कि सर इस एक्स ने तो हमें जान ले ली, इट इज एक्स माई मैथमेटिक्स। तो वो कहीं हमें प्राइमरी से शुरू करना पड़ेगा कि हम अलजेब्रा कहने को, अगर करिकुलम में हम ये कहते हैं कि अलजेब्रा हम प्राइमरी से ही पढ़ाएंगे, व्हाट इज द हार्म, हम उसको दिखाएं अलजेब्रे की जो पहली चीज है। और अगर रूल मेकिंग से धीरे धीरे अगर उसको पता लग गया तो मेरे ख्याल सीख जाएगा वो आगे भी। मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होने वाली। और मुझे लगता है अब सभी से ना एक बड़ा कॉमन सा सवाल पूछा जा रहा है, वो ये है कि हम सबको पता है कि जो हम आजकल पढ़ा रहे हैं, जो अभी हमारे पास अवेलेबल टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें अलजेब्रा अवेलेबल है, ज्योमेट्री अवेलेबल है, ट्रिग्नोमेट्री अवेलेबल है, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। जो चीज बन चुकी है पहले, यानी किसी ने पहले बना लिया वो रूल या वो पैटर्न ऑब्जर्व करके कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख ली, क्या हमें वो पढ़ानी चाहिए या हमें वो चीज बनती कैसी है, उन स्किल्स के बारे में
बच्चों का मतलब दिमाग या उनका बच्चों ध्यान को डिस्कवर उस करने तरफ, देना चाहिए। हाँ बच्चे डिस्कवर करें, जरूर वो रूल हैं, ठीक है, मगर अगर बच्चे डिस्कवर कर सकते हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, और वो नंबर उसको यूज कर पाते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, कि वो नंबर को 108 को वो a+b के तौर पे देख पाते हैं कि 100+8 लेकिन a+b के आपको होल ये नहीं स्क्वायर। लगता कि इस समय पर मैक्सिमम टाइम हमारा जो ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है उसी को ही दोबारा समझाने में या बताने में चला जाता है, चाहे वो उसका प्रयोग आए या ना आए। मैडम, हम ये नहीं सोचते कि मैडम मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, पेडागोजी में तो प्रॉब्लम है ही है, मगर जो असली प्रॉब्लम हमें जो डिस्कस करनी है कि हमें ज्योतिषी बनना है, और ज्योतिषी बन के ये सोचना है कि अगले 5 साल 10 साल में किस तरह का मैथमेटिक्स चाहिएगा। क्या यही मैथमेटिक्स है जो आप थ्योरम रटवाते हैं, वही चाहिए, या उससे आगे जाके चाहिए? क्या टोपोलॉजी बच्चों को चाहिए, क्या बुलियन अलजेब्रा चाहिए, कि उसको कैसे पढ़ाया जाए, क्या किया जाए, वो बाद की बात है, मगर क्या क्या चाहिए? मुझे याद है 2006 में जब हमने प्राइमरी में डाटा हैंडलिंग पहली बार डाला किताबों में, तो बड़ा विरोध हुआ लोगों का। लोगों ने कहा कि ये डाटा हैंडलिंग बच्चों को क्या सिखा रहे हो, क्यों सिखा रहे हो, तो सीख लेंगे बड़ी क्लास में, 6ठी में जाके, 7वीं में जाके, 8वीं में जाके, प्राइमरी में डाटा हैंडलिंग की क्या जरूरत है? मगर कोविड ने ये प्रूव कर दिया कि डाटा हैंडलिंग तो बेसिक स्किल बन चुका है। अगर आप वो कोविड के डाटा को देख के ये नहीं समझ पाए कोई बच्चा कि कितने बीमार हैं, कितना क्या हाल है, तो फायदा क्या है तो एजुकेशन का? तो मेरे को लगता है कि हमें ऐसे टॉपिक भी ढूंढने हैं जो कि बच्चे को 2000 कैपेबल बना सकें कि वो 2030 में भी जो कुछ हो रहा है उससे वो जूझ सके, उसके अंदर वो स्किल आ जाए कि वो 2030 में भी अगर कुछ हो रहा है तो उससे उसमें काम कर सके। थैंक यू सर। अब आपने सबने ये देखा ही होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उसमें जो टर्मिनोलॉजी जिक्र की गई कि स्किल्स के बारे में बातचीत की गई, जैसे कि मैथमेटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कि इस एनालिटिकल थिंकिंग, इन सब चीजों के बारे में हमें बच्चे को रेडी करना है। हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ इट कैन बी डेवलप्ड, हमने इस बारे में अब चर्चा करनी है। हनीत जी, आपसे इस विषय में जानना चाहूंगी कि आपका क्या विचार है कि इन सब थिंकिंग की डेवलपमेंट किस तरीके से की जा सकती है? हनीत जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ, मैं बिल्कुल आपको सुन पा रही हूँ। थोड़ा एंगल चेंज कर रही, लैपटॉप थोड़ा एडजस्ट कर रही थी फॉर बेटर कनेक्टिंग। हाँ जी। रश्मि जी, आप काफी क्लासेस को पढ़ा चुकी है, तो आप समझ सकते हैं इन सब टर्म्स का जो कनेक्टिविटी है एट एवरी ग्रेड इट चेंजेस। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, आप एक बहुत ही प्राइमरी बच्चे के साथ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जो हमारे फाउंडेशनल न्यूमरेसी का भी एस्पेक्ट आ रहा है वो तो ये है कि बच्चे को बुनियादी गणितीय या अंकों की समझ होना, न्यूमरेसी मतलब उस तरह को समझना, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग से भी, उससे भी ज्यादा एस्पेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है एज अ मैथमेटिशियन एंड एज अ मैथ्स पर्सन टू अस, ऑल ऑफ अस, इज डूइंग कनेक्टिंग टू द प्रोसेसेस ऑफ मैथमेटिक्स। मेरे ख्याल से क्रिटिकल थिंकिंग तो बात की बात होगी, उससे पहले हम अगर यू नो द आइडियाज ऑफ डूइंग अ प्रूविंग की क्या अवधारणा है, प्रूविंग किस तरह से डिफरेंट वे से हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हो सकती है, प्रॉब्लम प्रोपोजिंग, आपने प्रॉब्लम सॉल्व तो कर ली, अब आप एक अच्छी प्रॉब्लम पोज कर पाए। बच्चों के अंदर ये क्षमता भी डेवलप करना कि वो समझ पाए कि देखिए गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही अमूर्त है, इसके अंदर हम कुछ अज्यूम करते हैं, फिर उस अजम्पशन पे हम कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाते हैं। तो अगर ये हमारी अजम्पशन चेंज हो जाती है तो हमारे कनेक्शंस भी चले जाते हैं, बदल जाते हैं, मतलब चले से बदल जाते हैं। इस पैटर्न को समझना, इस फाउंडेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर मैंने 3 चीजें भी चेंज कर दी, 3 तरह के भी मैंने एस्पेक्ट चेंज कर दिए, तो कुछ और ही निकल के आ जाएगा। तो जैसे हम अपनी क्लासरूम में बहुत सारे कराते हैं कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री तो आप पढ़ते हैं,
इसमें आपने फ्लैट सरफेस पे काम किया, लेकिन अगर ये सरफेस ही बदल जाएगा तो क्या ट्रायंगल ट्रायंगल रहेगा कि नहीं रहेगा, पैरेलल लाइंस रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने वो अजम्पशन ही चेंज कर दिया। तो ये इन कनेक्शंस को बनाना एज मैथमेटिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन टॉकिंग अबाउट critical thinking. Critical thinking will emerge once our knowledge is strong, once our conceptual understanding is pretty strong. तो उसके लिए मुझे लगता है मैथमेटिकल प्रोसेसेस जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन आप क्या समझ के उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपके पास LIC का कोई एजेंट आ रहा है बहुत सारी पॉलिसीज लेकर के, आप उसमें से समझ बना सकते हैं। आप प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग रखते हैं कि नहीं रखते हैं। जब आपको कुछ संभावनाओं के बारे में या प्रायिकता के बारे में डिसीजन लेने होते तो आपको किस तरह से समझ सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? सॉरी सर, कैन यू ask questions? Ask right questions and good questions. Yes. So, because one of the Nobel literate said, my Nobel Prize is because of my mother, who used to say, ask a good question every day. बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात बोली सर। बिल्कुल सर। तो प्रॉब्लम पोजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, proving, generating different proofs, I think I would rank them as priority in bringing a mathematical mindset. मारुति जी, आपका क्या कहना है इस विषय में कि ये अलग अलग तरीके की जो थिंकिंग्स हैं उनको कैसे हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स पर, प्राइमरी लेवल में, मिडिल स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है, या और आगे उसका थोड़ा जब माइंड डेवलप हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है, तो इन स्किल्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? मैम, क्वेश्चंस का पैटर्न वी हैव टू चेंज फुल्ली. If x is 2, find x square. This question has no sense, no application in future of human life. If a line parallel to y-axis is moving at a distance of 2 and a parabolic structure is taking shape, मतलब उसको लैंग्वेज को हम साइंटिफिक सिस्टम से अटैच करें, या फिर जैसे आप दिल्ली की बात करें जहाँ पे मेट्रो ट्रैक बन रहे हैं, मेट्रो ट्रैक को टर्न करना किसी पर्टिकुलर एंगल पे कि ट्रेन गिरने ना पाए, स्पीड कितनी रखनी है, इन सब टर्म्स को मिनिमम फिजिक्स एंड मैक्सिमम मैथमेटिक्स से लिंक करके बच्चों में इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जनरेट करने का एक बड़ा डोमेन सेट करना पड़ेगा. अगर मैं इसको कोट करूं तो फॉरेन के मैक्सिमम बुक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टोरी बेस्ड होते हैं, क्योंकि वो लोग फॉलो कर रहे हैं श्रीधर आचार्य को, लीलावती को, जो बुक्स हमारे यहाँ प्रिंट हो चुकी है, आर्यभट्ट की पुस्तकें बुक प्रिंट हो चुकी हैं. उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे कि भ्रमरों का एक कुंजन जो झुंड था, मतलब भ्रमर इन सब का एक उड़ रहे थे कहीं पर, कुछ फूलों में बैठ गए, फूल बंद हो गया, तो जो इमेजिनेशन प्रोसेस बच्चे का वो एक नेचर से अटैच करता है कि मैथमेटिक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उसको हर जगह मैथ्स दिखने लगेगा. इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है. एक सिंपल क्वेश्चन बच्चे से कहते हैं कि लेट्स से इन योर क्लासरूम देयर आर 30 टेबल्स एंड एवरी टेबल हैज 4 legs. The length of leg is this, every leg is square pipe shape. I am filling water inside it. Water can flow along the horizontal pipe also. मतलब इंटरेस्ट बच्चे सोचने लगेगा, अपने रूम के अंदर वो मैथ्स में जुड़ जाएगा. मेरा मेन यही रहेगा, बच्चों को क्वेश्चन का सब फ्रेमिंग चेंज करनी पड़ेगी. वी शुड नॉट एनीवेयर वी शुड नॉट अलाउ क्वेश्चंस लाइक इफ दिस इज दिस फाइंड दैट. इन क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है फ्यूचर में. अभी बहुत बढ़िया मारुति सर. मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा अनुभव है जो जितना भी शिक्षण में, कि जब हम बच्चे को सवाल बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपना सवाल खुद बनाए और बाकी जो जितने भी विद्यार्थी हैं क्लास में उसे वो आंसर करें अपने ढंग से, तब भी इन सभी स्किल्स का विकास होता है. तो जब कोई बच्चा सवाल बनाता है, उसे सॉल्व करता है, फिर देखता है कि मेरा ये आंसर ऐसा आ रहा है, फिर वो सवाल में कुछ बदलाव लाता है और वो कुछ फ्रेमिंग करता है, तो इस तरीके से भी उसके माइंड में कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा होता है और वो ये थिंकिंग. मैडम, मैं इसको और एक कदम आगे ले जाऊंगा. आप जो कह रहे हैं कि वो अपने सॉल्यूशन को समझा पाता है, बिल्कुल, कि उसने क्यों किया ऐसे, वो उसका कारण बता पाता है. तो वो यानी मैथमेटिकल कम्युनिकेशन is becoming very very important because you are working in a team. आज के जमाने में टीम के अलावा काम चल ही नहीं सकता. आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, टीम बनानी पड़ेगी आपको और टीम के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे अगर हम बच्चों को ये कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल आइडियाज के कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं सिखाएंगे?
तो वो टीम के मेंबर्स को कैसे समझाएगा भाई क्या करना है? सर आपसे ही मैं ये जानना चाहूंगी कि हम ज्योमेट्री पढ़ाते हैं और ज्योमेट्री में हमारा बहुत सारा समय जितनी भी थ्योरम्स हैं उनके प्रूफ्स को एक्सप्लेन करने में, और बच्चे उसको कॉपी डाउन करते हैं, फिर उसे क्रैम करते हैं और पेपर में उन प्रूफ्स को लिखते हैं जिनके बेसिस पे उन्हें नंबर मिलते हैं, और ये सालों से प्रक्रिया चलती आ रही है। आपको लगता है कि ज्योमेट्री के जो रिजल्ट्स हैं जो ऑलरेडी किसी ने प्रूव कर दिए हैं या बना दिए हैं, उनको बार बार ऐसी रेपिटेशंस की जरूरत है? आपका क्या मानना है कि ज्योमेट्री के जो थ्योरम्स हैं उनके प्रूफ्स पे हमें बहुत ज्यादा मुझे मानना है कि हमें, जैसे हनीत जी ने कहा कि प्रोसेसेस इम्पोर्टेंट है और ये बात वाकई ही बहुत जरूरी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रूफ्स पे हमें एम्फेसाइज करना चाहिए? बहुत नहीं, प्रूफ तो एक सॉल्यूशन है। क्या बच्चों से हमें बात करनी पड़ेगी, क्या इसको किसी और तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं? क्या कोई और तरीका है? या उस प्रूफ के अंदर क्या किया क्या है हमने? क्यों ये 2 ट्राइंगल लिए हैं, क्यों कुछ और क्यों नहीं लिया? ये हम कभी बात नहीं करते कि हमने ये ही 2 ट्राइंगल क्यों लिए, क्या कारण है, और कोई 2 ट्राइंगल क्यों नहीं लिया अगर 4 है उस फिगर के अंदर। तो मुझे लगता है कि कहीं पढ़ाने के तरीके के साथ साथ ज्योमेट्री, इस तरह की ज्योमेट्री नहीं चाहिए कि जो रिपीटेटिव उसी तरह की हो। हमें तो ये करना है कि आप इसको कितने तरीकों से समझा सकते हैं, कितने तरीकों से करा सकते हैं, क्या मतलब कोई और तरीका है इसको करने का? जो स्टैंडर्ड प्रूफ्स हैं उन्हें हमें बार बार जो रेपिटेशन कहते हैं करके जो वो बच्चा अपने एग्जाम में भी लिखता है, उस प्रोसेस को हमें नहीं करना चाहिए। रादर देन ये एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि उनकी थिंकिंग डेवलप हो कि इस चीज को हम दूसरे नजरिए से कैसे देखते हैं, देख सकते हैं या सॉल्व। मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि कई टीचर्स अगर कोई बच्चा दूसरे ढंग से कर लाता तो उसको कहते हैं ये तो गलत है, ये ठीक नहीं है प्रूफ। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि कहीं ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करें जहां पर के, और बॉडमास की माइंड सेट से बाहर निकले। बॉडमास तो सिंपल एक तरीका है कैलकुलेशन का, जहां पहले ब्रैकेट है फिर ऑफ है, ये मान लो वो एक फिक्स्ड रिजल्ट देता है आपको। और अगर आप मान लो ब्रैकेट ना पहले ही करें, कुछ और पहले कैलकुलेशन कर ले तो रिजल्ट फर्क आ जाएगा। तो हम क्यों नहीं बच्चों को नंबर्स देते और ऑपरेशनल सिंबल्स देते और बच्चों को कहते हैं भाई इससे देखो कितने पॉसिबल रिजल्ट आप निकाल सकते हो। वो एक ओपन एंडेडनेस कहीं हम पूरे सिस्टम में लानी पड़ेगी जहां पर के बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीजों ढूंढ रहे हैं। चलो अब एक बड़ा ही मजेदार सा सवाल है, हम सोचेंगे सारे इस बारे में कि अगर हमें एक मौका दिया जाए और बोला कि एक ऐसा टॉपिक बताओ जो आप पढ़ा रहे हो और आपको लगता है कि वो करिकुलम में नहीं होना चाहिए, एक कोई ऐसा चीज जो आपको लगती है कि ये चेंज हो जानी चाहिए, इसकी तो अब कोई रेलेवेंस है ही नहीं, आप किसी भी लेवल में आप डील कर रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बता सकते हैं, एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक। आपको क्या लगता है कि हम मैथ्स में जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा हर क्लास में हम 15 से 16 चैप्टर्स पढ़ाते हैं और उसमें अलग अलग फील्ड्स के बारे में जिक्र होता है, तो आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो अब आज के कॉन्टेक्स्ट में भी इररिलेवेंट हो गई है लेकिन हम फिर भी पढ़ाते जा रहे हैं? हनीत जी आपसे शुरू करते हैं चर्चा। हर मुश्किल सवाल है, पहले मुझसे बात मुझे सोचने का टाइम भी नहीं देती। नहीं, हम सोचने का टाइम देना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हर आदमी क्योंकि अगर कुछ पेनफुल होता है ना कि पता नहीं हर साल मुझे ये चीज क्यों पढ़ानी है, अब तो इसकी कोई मीनिंग ही नहीं रह गई है, इसकी बजाय और कितनी सारी नेक्स्ट सवाल होगा, मैं पहले ही सोचने का टाइम दे देती हूँ कि क्या एडिशंस होने चाहिए, वो नेक्स्ट राउंड है। तो सबसे पहले तो ये सोचना है ऐसा क्या है जो हम मैथ्स टीचर, क्योंकि वो करिकुलम में है और टेक्स्ट बुक्स के जरिए हमें बच्चों को पढ़ाना है,
क्योंकि उसका पेपर होता है और बच्चे उसे पढ़ते हैं, वो हट जानी चाहिए बिल्कुल। एज अ मैथ्स टीचर हम किसी को नहीं बताएंगे, आप अपना दिल खोल सकते हैं। इतने सब लोग सोच रहे हैं, मैं आपसे रश्मि जी पूछूंगा हाँ कि जी सर। आप बच्चों के जब असेसमेंट करते हैं तो क्रिएटिविटी को नंबर देते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो 3 नंबर वाला बच्चा कैसा क्रिएटिव होता है, सर या 4 नंबर क्रिएटिविटी, वाला बच्चा कैसा सर एक क्रिएटिव, बड़ी मजेदार बात है, 5 नंबर क्रिएटिविटी वाला का तो बच्चा हम कैसा मूल्यांकन क्रिएटिव, मुझे कभी नहीं भी नहीं समझ कर आज तक सकते। आया। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ, क्रिएटिविटी का कभी भी हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। हम ना उसको ग्रेड कर सकते हैं, ना इवेलुएट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी मगर आप तो सीबीएसई में भेजते हैं लिख के। हम बताते हैं ना कि क्रिएटिविटी एक ऐसा लेबल है, वो हर पर्सन के हिसाब से उसकी डेफिनेशन बदल जाती है, कि जिस भी ढंग से वो प्रेजेंट करना चाहे वो उसकी अपनी क्वालिटी है। तो अब अगर जैसे अब हम मैथमेटिक्स में अगर मान लो मुझे जबरदस्ती ये पैरामीटर दे दिया गया कि मुझे मूल्यांकन करना है क्रिएटिविटी वाले एस्पेक्ट में, तो मैं उसको 3, 4 या 5 अलग अलग अंकों में नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? उसका रीजन है कि जिस बच्चे ने अपना काम अगर खुद करके दिया है, उसने अपना बेस्ट दिया है, तो उसने अपनी क्रिएटिविटी उसमें ऐड कर दी है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी और का रेप्लिका बने, उसकी क्रिएटिविटी उसकी क्वालिटी है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो हम कभी ना, मुझे नहीं लगता कभी हमें ऐसे इवैल्यूएशन करना चाहिए, ना उसको रेटिंग कोई करनी चाहिए। क्रिएटिविटी तो हम कभी नाप ही नहीं सकते किसी को। नहीं, इस तरह की चर्चा भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था। जो बेवकूफी से भरे हुए काम चल रहे हैं, मैं तो इनको बेवकूफी से भरे हुए काम ही कहूंगा, कि आप दुनिया भर के बच्चों को नंबर लगा के थिंकिंग स्किल, फला स्किल, क्रिटिकल स्किल को 3 नंबर, इसके 2 नंबर, इसका 4 नंबर दे रहे हैं। वो मतलब वो कैसे दे रहे हैं, क्या है उसका क्राइटेरिया, मुझे कभी नहीं समझ में आया। और मैंने बहुत से लोगों से पूछा भी है कि भाई ये कैसे दे रहे हो आप क्रिएटिव लोगों को नंबर, और कैसे कर रहे हो ये सब, मुझे नहीं तभी समझ तो हम में ये जानना चाह रहे हैं, कोई टॉपिक बताओ जो हम पढ़ा रहे हैं और हमें लगता है कि ये नहीं ये इसकी अब कोई रेलेवेंस नहीं है, या ठीक ठाक है सब, आगे 25 साल तक भी चलेगा क्योंकि किताबों में है तो पढ़ाते रहेंगे। हाँ, ये तो है। रश्मि जी, ऐसा है टॉपिक, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टॉपिक है जो हटाया जा सकता है। ओरिएंटेशन जरूर चेंज हो सकते हैं। अगर हम बाहर के करिकुलम्स को देखें और टेक्स्ट बुक्स को देखें तो हमें काफी हद तक एक नजरिया बदलने की, माइंडसेट को चेंज करने की बहुत जरूरत है। Okay. अगर आप हल्का ही करना चाहती है तो जो हमारे रिडंडेंटली प्रोसीजरल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हल्के कर दें, टॉपिक ना हटाकर वो हल्के कर दे, तो भी हमारा तो बहुत। इसका मतलब जो पिछला सवाल था कि जब हमने ज्योमेट्री के थ्योरम्स के प्रूफ्स की बात की और 4-4 नंबर और 5-5 नंबर के जो सवाल बना दिए एग्जाम में, जो किताब में ऑलरेडी किसी ने प्रूफ किया हुआ है, उसे क्रैम करके बच्चे ने लिख दिया। और आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई किसी विषय में सपोज ट्राइंगल एबीसी के हिसाब से कोई प्रूफ दिया है किताब में, और पेपर में हमने ट्राइंगल PQR के हिसाब से पूछ लिया, तो बच्चे प्रूफ एबीसी के हिसाब से ही लिखते हैं। We are testing their memory. We are not testing their mathematical तो ability. मुझे ये लगता है, पहले ये बताइए रश्मि जी, इस बच्चे को आप क्रिएटिविटी में कितने मार्क्स देती हैं? कोई मार्क्स नहीं देते। नहीं मैडम, हमने सीबीएसई का जो रिजल्ट था वो एनालाइज किया। हाँ जी, साइंस के लिए खास तौर पे। अब तो प्रैक्टिकल जो है वो मैथमेटिक्स में भी घुस गया, और हमने पाया कि प्रैक्टिकल में बच्चों के 28 नंबर हैं, प्रैक्टिकल में बच्चों के 25 नंबर हैं, और थ्योरी में वो मुश्किल से 30 नंबर हैं। तो सर आपने ये ऐसे कैसे हो सकता है कि उसको बच्चे को थ्योरी आती नहीं है मगर वो प्रैक्टिकल बहुत अच्छा कर रहा है? मतलब रेयर केस में मैं मानता हूं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई बच्चा इतना प्रैक्टिकल कामों में इतना इंटेलिजेंट है कि वो प्रैक्टिकल तो कर लेता है, मगर वो बिना थ्योरी के कैसे प्रैक्टिकल कर लेता है, ये अभी तक मुझे भी इसको
वर्कआउट करना है कि ये कैसे संभव है। तो कहीं हमारे को अपने ये टोटल असेसमेंट सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इस तरह का असेसमेंट सिस्टम जो सिर्फ हर चीज को एक नंबर से जोड़ देता है वो खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल उसको आमूल चूल तरीके मैं से। आज ये वाला प्रश्न छोड़ने नहीं वाली कि कौन सा टॉपिक ऐसा है। मुझे हनीफ जी से तो आंसर मिल गया। हाँ, मारुति जी, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा है जो हम पढ़ा रहे हैं और उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है ना आज और आगे वाले 25 सालों में, तो फिर भूल जाओ? मैम प्रॉब्लम्स का पैटर्न जैसा मैंने कहा कि दैट इज टोटली आउटडेटेड। अभी ये आउटडेटेड है, 20-25 साल तो खत्म हो चुका होगा। और मैं तो मारुति जी से टोटली एग्री करती हूँ इस पॉइंट पे। प्रॉब्लम्स का मैं चेंज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम इस ढंग से प्रॉब्लम्स किताबों में फ्रेम की हुई हैं, वो पूरी की पूरी हमें बदलाव लानी होगी। अगर हम एक मतलब वो मुझे अब मैं जब सोचता हूँ तो वो प्रॉब्लम इस तरह की कि एक आदमी एक काम को 3 दिन में कर सकता है, 2 आदमी कितने दिन में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन मुझे तो अब बेवकूफाना लगते हैं कि वो 2 आदमी बैठ के गप मारेंगे, क्यों करेंगे, नहीं कर रहे काम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन दें। अगर ज्योमेट्री पढ़ाएं तो ज्योमेट्री की जो यूक्लिडियन प्रीसपोजिशंस है, क्या हम बच्चों को उस तरह की प्रीसपोजिशन वाली प्रॉब्लम देते हैं? मतलब बच्चों को अगर हम कह दें कि भाई तुम इसमें अपने आप सपोज कर लो, जैसे एक ट्रैफिक जैम लगा हुआ है 1 किलोमीटर लंबा, मारुति सर इसको देखिए आपके बच्चे कैसे हल करेंगे। जी सर। एक ट्रैफिक जैम लगा हुआ है 1 किलोमीटर लंबा, उसमें कितने व्हीकल फंसे हुए हैं? राइट। एवरेज साइज कुछ मान के बच्चे को थोड़ा सोचिए उसमें। नहीं, अब बच्चे और व्हीकल्स भी तो कौन से कि 2 व्हीलर्स हैं कि 3 व्हीलर्स हैं कि ट्रक है कि प्री सपोज करो ना। बच्चों एवरेज देना पड़ेगा। एवरेज के मतलब नहीं, मैं कुछ नहीं दे रहा, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, बच्चे ने प्री सपोज करना है कि उसमें 2 व्हीलर है, कितने लेन की सड़क है, मुझे तो ये भी नहीं पता 2 लेन की सड़क है या 3 लेन की सड़क है या 1 लेन की सड़क है जिसपे जाम है, वो भी सपोज बच्चे को ही करना है। और बसें फंसी हुई हैं, ट्रक फंसे हुए हैं, कारें फंसी हुई हैं, क्या फंसा हुआ है मुझे नहीं पता, मगर क्या बच्चा सबको लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? सर के इस वाले क्वेश्चन से हमें 3-4 जो हमने अभी पीछे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की उसका उत्तर मिला। वो ये कि हमें क्वेश्चंस बच्चों को ऐसे देने हैं कि वो सोचें, नए सवाल दें, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस दें, ताकि वो ये देखें कि कौन सी चीजें उन्हें जरूरी हैं। अब आपके सर ये वाले एग्जाम्पल में जब बच्चा एज्यूम करेगा वो अलजेब्रा का प्रयोग तो करेगा ही, तो उसको खुद ही समझ आएगा कि मेरे को इस सिचुएशन में कौन सी फील्ड यूज करनी है और कितने लेवल तक यूज करनी है। तो आपका ये एग्जाम्पल जो है वो ये दर्शाता है कि हमारी जो बुक्स हैं वो इस तरीके से आगे बने कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल जो फॉर्मूला बेस्ड है या जो थ्योरम्स हैं उनकी एप्लीकेशन बेस्ड है, रादर देन हम उनके आसपास की जो सिचुएशंस हैं या जो हम ऑब्जर्व करते हैं उनके बेसिस पर कुछ नए सवाल हो और बच्चों को मौका दिया जाए खुद से सवाल भी बनाने का और अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करने का। तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हनीफ जी आ जाऊं वापस आपके पास? हनीफ जी चाय पिए। हाँ ठीक है, चाय पे चर्चा भी हो सकती है, ऑनलाइन अलाउड है। हाँ। तो आपसे अब मैं जानना चाहूंगी कि हमने ये सोचा कि ये चीजें हैं जो जरूरी हैं बदलने के लिए, तो आपको कुछ लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम अभी नहीं बच्चों को पढ़ा रहे लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रयोग में आ रहे हैं? ये तो मैं बहुत अच्छे से जवाब दे सकती हूँ क्योंकि ये मैंने खुद करके देखा है और इसका जवाब अच्छे से दे सकती हूँ।
कुछ ऐसे देखिए टॉपिक है रश्मि जी जो मुझे लगता है, जैसे मैं शुरू से जब मैंने अपनी बातचीत शुरू की थी मैंने कहा था एक मैथमेटिकल लिटरेसी होने की जरूरत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, हालांकि ये टॉपिक बहुत ही कॉन्टेंशियस है, डिफिकल्ट है, इसलिए बातचीत भी नहीं होती है, लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आने बहुत जरूरी है। संभावना को, प्रायिकता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जीवन में ये यूज होता है और ये सबसे ज्यादा एक निग्लेक्टेड एरिया है जो हम बहुत लेट में जाके यूज करते हैं, मेरे ख्याल से 11th-12th में, और जितना 9th-10th में भी करते हैं। सॉरी 9th-10th में भी करते हैं। हाँ, मतलब से 7th में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया विद स्टैटिस्टिक्स कर दिया है कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से प्रोबेबिलिटी को अप्रोच करना, कि एक्सपेरिमेंट करिए और फिर अपनी देखिए कि कैसे। तो बट उससे पहले सिर्फ एक बातचीत से भी बच्चा समझ सकता है कि क्या आसार है, क्या संभावना है कि ये चीज होगी कि नहीं होगी। डाइकोटोमी से बात करना, फिर उसमें देखना कि ये बिटवीन 0 and 100 भी बहुत सारी तरह की संभावनाएं होती है जो हम बचपन से शुरू कर देते हैं, लेकिन ये हमारी टेक्स्ट बुक से हमारे पढ़ाने में नहीं आता। जो 11th-12th में भी आता है रश्मि जी, वो तभी आता है कि बच्चे उसको फ्रैक्शन से रिलेट करके न्यूमरेटर डालना है, डिनोमिनेटर डालना है समटाइम्स, सो दिस इज वन एरिया विच इज हेवीली निग्लेक्टेड। और इसमें एक मजेदार बात आपको बताऊं, हमने एक बार टेक्स्ट बुक का एनालिसिस किया था धर्म प्रकाश जी के इंस्टीट्यूट में जाके, एनसीईआरटी में जाके जी। तो मैंने 1968 के बाद जो पहली गणित की किताबें बनी थी 1975 में, उसके बाद 5 दौर में किताबें बनी। इंटरेस्टिंगली जो जिस तरह से वहां प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो था, फिर बीच में लुप्त हो गया। Between 80s there was no concept of probability. It got reintroduced in 2005 with middle grade. So it's a very interesting journey. Why it was there in the initial textbooks and then why it got deleted and then when it got reintroduced in some other flavor. Interesting thing to do. So I think this area is heavily neglected. The other areas that I feel are which needs to be added and which needs to be thought about is this connection between the topics and the areas. We'll have to look out at the subject from a non-linear way. Linearity ना होकर कुछ non-linear way से अगर हम topics को जोड़ पाए, तो ये मुझे लगता है कि एक एरिया है जो थोड़ा सा neglected है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमारी समझ भी काफी कम। बहुत बढ़िया। मारुति जी, आपको क्या लगता है? मैं इसी टॉपिक के बेस पे जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। इवन हम टीचर्स के लिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके हमें पैटर्न देखना पड़ता है कि सॉल्व कैसे होगा। इन केस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लेवल सॉल्विंग, तो हमें टाइम काफी लगता है। सॉल्यूशन देख के भी हम काफी डिकोड करते हैं सॉल्यूशन आया कैसे होगा। तो पीसी को बहुत लो लेवल से स्टार्ट करना है। मैं तो रिकमेंड करूंगा क्लास 3 से, बहुत लिमिटेड वे में कि 6 डिफरेंट कलर के उनको पैटर्न दे दिए, अरेंज करो, या 3 ही दे दिए, बच्चों में डेवलप हो जाए कि पीसी का मतलब क्या है, चॉइस का और अरेंजमेंट का, परम्यूटेट करने का। ये डिफरेंस ही क्लियर नहीं है लोगों को। मैं एक क्वेश्चन कोट करूंगा, ये क्वेश्चन आईए में आ चुका है, बहुत सारी बुक्स में पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में शायद मैंने कहीं देखा था ये। 5 fingers 5 rings, in how many ways a person can wear if one finger may retain all the rings। 5 उंगलियां 5 अंगूठियां, एक उंगली 5 अंगूठियां भी संभावित हैं, पहनी जा सकती हैं, कितने तरीके होंगे। अब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है जब तक 5 उंगलियों और अंगूठियों की क्वालिटी ना पता हो। कि 5 उंगलियां अगर सेम है, 5 अंगूठियां भी सिमिलर हैं, तो सिर्फ लिमिटेड तरीका होगा। 5 उंगलियां डिफरेंट हैं, अंगूठियां सेम है, तब अलग पैटर्न होगा। तो ये बच्चे खुद सोचें पैटर्न को। दैट इज रियली चैलेंजिंग। पीसी पहले आए, जैसे मैम ने कहा, मैम ने, वी हैव टू इंट्रोड्यूस प्रोबेबिलिटी एट द अर्लीस्ट। फ्यूचर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ही है, बाकी सब फिनिश हो चुका है। ओपन बुक एग्जाम में हर जगह ओपन बुक चल रहा है। प्रोबेबिलिटी में कुछ ओपन बुक पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज प्रैक्टिकल बेस। प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ प्रोबेबल है, दैट इज नॉट श्योर। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे लगता है कि एक टॉपिक जो हमें ऐड करना चाहिए, प्राइमरी में कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, वो अलग समस्या है। टोपोलॉजी, अच्छा, सरफेसेस की बात, कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस सरफेस है, कौन सा। वो तो 12th तक भी एडिट नहीं है। नहीं है, मगर वो प्राइमरी में लाना पड़ेगा मैडम, क्योंकि ये टोपोलॉजी के आगे जाके इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो हमें, अगर हम बच्चों की एक समझ पैदा करें कि सरफेस, सिंगल्स, एक सरफेस कैसा होगा, 2 सरफेस कैसे होंगे, कैसे कॉन्टिन्यूअस सरफेस होगा,
क्या होगा, इसकी बात जहां पे हम 3D की बात करते हैं, 2D की बात करते हैं, टाइलिंग की बात करते हैं, उसी के साथ ये मुझे लगता जंप है हो कि जाएगा। इन सब की भी बात करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग लग रहा है सर सुनने में, बट हाँ, जब नहीं तक खुद चैलेंज तो है, उसको प्राइमरी लेवल पे, मिडिल लेवल पे कैसे लाएंगे, वो चैलेंज है अलग से पक्का। क्योंकि मुझे पता है जब डाटा हैंडलिंग भी हमने प्राइमरी में हमने जोड़ी थी किताबों में, तो वो चैलेंज था कि क्या रखें, कैसे रखें कि बच्चों के लेवल पे आ जाए वो सब। तो इसी तरह से ये चैलेंज पे, जैसे हनीत ने कहा कि प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, प्राइमरी में आ सकती है आसानी से। बच्चे हम अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो भाषा में इस्तेमाल होता ही है। तो ये मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी भी आनी चाहिए, थोड़ा कुछ तो एक इनपुट आना चाहिए। और जब तक हम नींद ऐसे टॉपिक डालेंगे, बच्चे को फ्यूचर रेडी कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया। मैं चलो अब उस टॉपिक पे आते हैं। एक टॉपिक और ऐड करना चाहूंगा। रश्मि जी, अच्छा सॉरी, बोलिए। डेसिमल्स के साथ साथ हमको बाइनरी का पैटर्न एटलीस्ट 4 बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तक तो पूरा करा दें। डिवीजन अगर संभव हो पाए तो ठीक है, छोड़ सकते हैं, बट बाइनरी एंड डेसिमल मस्ट गो पैरेलली। क्योंकि हम कंप्यूटर में सब कुछ सिखा रहे हैं, उनको 6 बुक्स रटा रहे हैं कि कंप्यूटर माउस ये होता है, कीबोर्ड ये होता है, ये सब सेंसलेस है, यूजलेस है। जब तक उसको कंप्यूटर का पता नहीं कंप्यूटर वर्क कैसे कर रहा है, एटलीस्ट इंटरेस्ट जाग जाए बाइनरी में क्या प्रोसेस काम कर रहे हैं। जो हम जूम पे बातचीत कर रहे हैं, हमारे कंप्लीट वीडियो को, ऑडियो को सिस्टम बाइनरी में कन्वर्ट करके सैटेलाइट के थ्रू हमसे पहुंचा रहा है। तो ये बाइनरी का लिंक कर रहा है पूरा। तो ये बच्चों में क्यूरियोसिटी आ रही है, बाइनरी जो नंबर्स हैं 0 और 1 जो कि चले आ रहे हैं महर्षि पिंगल से 2300 साल पहले से, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है दुनिया और में, एंड लास्ट 700 ईयर्स में बिल्कुल अल्टीमेट चेंज आ चुका है। इसमें IIT गांधीनगर में एक काम चल रहा है अभी, मैं आपको उसका भी शेयर करूंगा, उसका रिसर्च, वो काफी इंटरेस्टिंग वर्क है, स्कूल में हम ले सकते हैं, दैट्स वर्क वी कैन इंट्रोड्यूस। तो बाइनरी एंड PC, these are 2 topics I would definitely recommend for early classes. वेरी नाइस। हनीत जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मेरे साथ ना मेरे एक और कुलीग बैठे हुए प्रोफेसर गुरप्रीत जी, और वो भी इंसिडेंटली मैथ्स के हैं, तो मुझे कुछ पॉइंट्स वहां से उन्होंने अभी इंडक्ट किए। आप उनको अपने साथ ज्वाइन करा सकते हैं। आइए कैमरा घुमा लीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल स्वागत है सर, प्लीज। वेलकम। आपकी प्रॉक्सी नहीं लगेगी, पूरी प्रेजेंट लगेगी। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं छोटा सा सर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हाँ जी। From Zakir Hussain College, and I'm actually sitting in the admission branch of Delhi University. He is joint Dean Students Welfare. तो हम लोग के ऑफिस में बैठे हैं, और इंसिडेंटली वो भी मैथ्स के, तो वो पीछे से मुझे प्रॉम्प्ट कर रहे थे कि आप ये बताइए। मैंने कहा सर आप ही आ जाइए। But he gave some very good points when he was listening to us. He suggested that जो हमारी मतलब जब कह रही थी जोड़ने और घटाने की बात, I think I would agree with him. He said that we should reduce mathematical induction. Yes. वो एक टॉपिक है जिसको हम प्रूविंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, क्योंकि इंडक्टिव लॉजिक को वो लेता है, बट आई थिंक उसका शायद आगे 25 साल में जरूरत शायद इतनी नहीं पड़ेगी। आई थिंक दिस इज व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, वो हम 11th क्लास में पढ़ाते हैं। पहले तो हम उसकी, आपने देखा होगा पहले की किताबों में तो 3 एक्सरसाइजेस होती थी, 3rd रूल तक समझाते थे। अब इतना डाइल्यूट हो गया कि तो मुझे नहीं लगता होगा कि बच्चे उसको कुछ पढ़ते हैं और एकदम से चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी अब तो बहुत बेसिक सा रह गया उसमें। हाँ, और दूसरा जो काफी सर ने सजेशन दिए कि हम ये एक, मैं आपसे बात उस समय मेरे ध्यान से निकल गई बात करते करते, दिस ओवर एम्फेसिस ऑन नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस। यूक्लिडियन तो है, लेकिन हम सब जानते हैं कि नॉन यूक्लिडियन स्फेरिकल ज्योमेट्री का एक इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ अनीत आपसे। उसको जोड़ने की हमें आवश्यकता है। और कुछ पॉइंट जो सर ने डिस्कस किए वो अब हम, क्योंकि आगे 25 साल की आप जब बात करें तो आई थिंक ग्राफिक्स एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ अलजेब्रा, जो हम आप जानती हैं हमारी दोनों की एक बहुत अच्छी दोस्त हैं जो बहुत काम कराती हैं ग्राफिक्स। बिल्कुल। मैं अभी जो हमारा आज की चर्चा का लास्ट क्वेश्चन है वो वहीं पे आके क्लोज होगा। हम चर्चा करेंगे कि मैथमेटिक्स में अब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होने की वजह से
हम बड़े सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अब टीचर्स तो पिछले 2 सालों में तो इतनी रेवोल्यूशन आ गई है कि मुझे लगता है अब हर मैथ्स की क्लास टीचर ने कुछ ना कुछ एक नया सॉफ्टवेयर तो जरूरी एक्सप्लोर किया होगा। तो जियोजेब्रा तो बहुत पॉपुलर है, पहले जियोमेटर स्केचपैड यूज करते थे, और आने वाले समय में डेस्मोस है, और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम एनालिटिकल थिंकिंग को जो डेवलप करने की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं, एंड जो हमारा बड़ा एक नॉर्मल सा टेक्स्ट होता है, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, तो वो गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक का भी फ्लेवर इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से विजुअलाइज किया गया है। स्पेशली हम ज्योमेट्री में हमने इसे एक्सप्लोर किया, इवन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी बच्चे बहुत सारी नई नई एक्सप्लोरेशंस करते हैं। तो मेरा ये जानना है कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से अगर हम इंटीग्रेट करें अपनी नॉर्मल टीचिंग के साथ, तो क्या ये हमें हेल्प करेगी हमारे टारगेट्स को, जो भी कुछ उसमें इवन NEP 2020 में भी लिस्टेड है, उसे अचीव करने में? और आपका क्या विचार है, किस तरीके से, कितनी परसेंटेज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें अपने मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली सब्जेक्ट में करना चाहिए? तो हनीत जी, आप ही की बारी है राउंड वाइज, तो पहले आपके पास आ गया क्वेश्चन। I wish I was the question maker and I would have asked this question to you because you are the pioneer and a torch bearer in terms of technology. आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी कक्षाओं में पढ़ाया है, that is incredible. बट क्योंकि जवाब देना है, तो देखिए रश्मि जी, I think we should respect the changes and we know that this is under our curriculum. मतलब हमारे बच्चों के हाथ में है अब टेक्नोलॉजी, और कोविड के तो और भी ऑनलाइन सिस्टमेटाइज हो गया, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन रिसोर्सेज, देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप, देयर आर लोड्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। बस जानने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी वी हैव टू एम्ब्रेस इट, बट I'll come back to my initial points. If we understand the mathematical processes well, if we can use the technology to help children make conjectures, just simple conjectures, जो हम आप पहले प्रूविंग की भी बात कर रहे थे कि बच्चा रिप्रोड्यूस करता है, वो ना करके हम देखिए प्रूविंग मेरे लिए है, उसके लिए तो नया कॉन्सेप्ट था ना, तो उससे तो कंजक्चरिंग करवा लीजिए। मुझे पता है प्रूव हुआ है, आपको पता है प्रूव हुआ है, बच्चे को तो नहीं पता, तो उसको एक जैसे उसको रीपैकेज करके लेट हिम और हर मेक अ कंजक्चर, let him or her experiment and do lot of these experiments. So technology can augment, but technology cannot cannot give, it may give ideas, but ideally the ideation has to come from the mind. तो टेक्नोलॉजी उसको ऑगमेंट कर सकते हैं। कितनी भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जो आपके पास आ गया, फिर आप उसको चेंज करिए, जनरलाइजेशन, पैटर्निंग, वो करके इट्स गोइंग टू हेल्प अस, और वो होना भी चाहिए। But ultimately, the acts of mathematization, mathematical thinking, the processes, I think they definitely take an upper hand over any teaching aid, whether it is a paper to a technology. I think that takes the prime importance. Sir, he teaches at the university because level. I teach the same paper, so I will add it. See, I teach Maxima. Maxima is a computer algebra system, and it's an open source. It's an open source software. Then I use Mathematica. I use R also in my classes. तो हमारे जो सिलेबस है जो मुझे दिया जाता है वो इसी तरह के पेपर हैं, इसको हम SECs को स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। Then I teach LaTeX also so that they can type and HTML, basic HTML, which we want to replace it now because HTML is an old something. आपने बात करी कि क्या हम, मैडम ने अच्छी बात करी कि ये जो कंजेक्टर्स हैं इनको हमें एनफोर्स करने के लिए हमें ऑगमेंट कहीं से तो लेना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजी की सपोर्ट, आप साइन टू थीटा का ग्राफ बना के क्लास में आप उसको दिखा देते हैं, उसके बाद उससे आप कॉस टू थीटा की बात नहीं करते कि आपके पास टाइम नहीं। टैन टू थीटा की तो मसला ही नहीं कभी खड़ा होगा, क्योंकि इतना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं कि टैन और कॉट पे हम जाए। लेकिन यही अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करके दिखा दें, उसको बोले कि खुद ट्राई करो और लेकर आओ, आप पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनवाएं, आप लॉग का बनवाएं, एक्सपोनेंशियल बनवाएं, आप उसके बाद कॉन्सेप्ट देखिए 11th क्लास ऑल टुगेदर चेंज। She started with a very good line which I appreciate.
कि वी हैव टू चेंज द परसेप्शन, नॉट द सिलेबस। सिलेबस इज गुड एनफ, उसमें बहुत ज्यादा चीजें आगे पीछे नहीं करनी है आपको, लेकिन टीचर्स का कॉन्सेप्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप लोग पीछे लगे कि उसको क्या किया जाए। जब वो हटा था, जब लाया गया था, तब भी मैं एनसीईआरटी में लेक्चर दे के आया था इसको वापस लाओ, और वो वापस आया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को भी हम अपने कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम से कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह सब समझा सकते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैडम के सामने बेस्ट 4 भी कैलकुलेट करते हैं, हम आर यूज करते हैं, उसमें हम स्टूडेंट्स की हेल्प। So ultimately, these students are going to handle this algebra system even if they are mathematician, because कल को मशीन लर्निंग सीखनी है, कल को इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, अल्टीमेटली इन्होंने सिस्टम्स पे ही आना है, कंप्यूटर्स ही सीखना है। तो बेटर है कि उनको ओरिएंट करना शुरू करें। आप 11th के प्रैक्टिकल में जो 30 मार्क्स हैं उसमें से 10 मार्क आप उसको दें। नाउ एक आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोग रजिस्ट करेंगे कि जी हमारे तो स्कूल में तो कंप्यूटर है ही नहीं, हम कैसे करेंगे, हमारा कैसे होगा। देखिए, आप लैब्स कहीं ना कहीं हर छोटे से छोटे स्कूल में है, नहीं तो 10 कंप्यूटर आ सकते हैं, कोई बड़ा बजट नहीं होगा, उसमें सिस्टम सीख सकते हैं। और जितने हमारे अलजेब्रा सिस्टम्स आ रहे हैं सब उस पे आ रहे हैं, मोबाइल पे। आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, इवन यू गेट लॉट ऑफ अलजेब्रा सिस्टम्स, मेरा ही मैक्सिमा ही उसमें अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, आप यूज करिए। तो टेक्नोलॉजी को तो जरूर एक स्पेस दीजिए प्लीज, चाहे एज ए प्रैक्टिकल या थ्योरी कहीं दीजिए। आई मीन पीपल विल लर्न इट फ्रॉम। तो मेरा उसमें एक सवाल था कि आपको अपने, अगर हमें इसे परसेंटेज देनी हो कि कितना परसेंट, कितनी इंपॉर्टेंस, कितनी सिग्निफिकेंस, तो परसेंटेज में आप एक्सपर्ट्स का क्या जवाब है? बड़ा मुश्किल है ये कहना मैडम। नहीं, आपने अंदाजा लगाया, आपने कहा इतना होना चाहिए। नहीं, मेरा मानना थोड़ा सा फर्क है। हाँ जी, मुझे लगता है कि कोई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आएगी जरूर, बिल्कुल, जो जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम चल रहा है, वर्चुअल रियलिटी पे काम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है, तो कोई इन सब चीजों का मिक्स होके कोई ना कोई, सबसे पहले एजुकेशनल यूज इन चीजों का लोग सोचते हैं। जब ये चीजें थोड़ी सी और आगे बढ़ जाएंगी तो कोई ना कोई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बन जाएगी जो एजुकेशन स्पेस में आएगी और बच्चों को शायद सीखने में मदद करेगी जरूर। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये कहना कि क्या टेक्नोलॉजी होगी बड़ा मुश्किल है। मगर हाँ, ये जरूर है, मुझे ये जरूर लगता है कि 5 साल बाद बच्चे ज्योमेट्री हो सकता है ऑगमेंटेड रियलिटी से सीखें। ऑगमेंटेड रियलिटी से बच्चे सीखें बहुत सारी चीजें वर्चुअल रियलिटी से सीखें, बहुत सारी। मैं तो ये कहता हूँ कि चेस खेलना बच्चों के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए, अगर हम बच्चों को चाहते हैं कि वो लॉजिकल थिंकर बने, क्योंकि अगर उन्होंने चेस खेलना सीख लिया तो वो लॉजिकल थिंकर तो बन ही जाएंगे। तो ऐसी तो सर बहुत सारी ट्रेडिशनल गेम्स हैं जिनको मतलब खेल कर बच्चे बड़ी सारी थिंकिंग्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, तो खेल में गेम्स का गेम्स हो गया, एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट हो गया, मैथ्स भी उसमें हो गया, और आपका जो आप चाहते हैं कि ये वाली थिंकिंग डेवलप हो वो भी हो गई साथ के साथ। जी, तो मुझे लगता है कि ये प्रिडिक्ट करना कि टेक्नोलॉजी कौन सी होगी या क्या टेक्नोलॉजी हम प्रिस्क्राइब करना तो मुश्किल है, मगर मुझे लगता है कोई ना कोई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आएगी अगले 5 सालों में। जो मुझे लगता है कि मेरे को एक फियर लगता है, वो ये कि कहीं टेक्नोलॉजी के आने से ना वो ओवर पावर ना कर ले, और जो एक्चुअल जहां पर हम चाहते हैं जो टारगेट्स अचीव करना, उससे हम हट जाएं। हाँ, ये हो सकता है, ये डर है, क्योंकि ये डर बिल्कुल ठीक है। ये डर क्योंकि कुछ भी आता है उस पे हम बड़े ही, जैसे कोई सॉफ्टवेयर आया, कोई टूल आया, आजकल भी मैं देखती हूँ टीचर्स 25 टूल्स आगे और 10 कंपनीज और आ गई अपने सॉफ्टवेयर, पर्पस एक ही सर्व हो रहा है, लेकिन टूल का नाम बदल गया, इंटरफेस बदल गया, वो उसको उस वाले टूल में पढ़ाना है, वो उसमें समय लग गया। तो वो कहीं ये ना हो कि जो रियल ऑब्जेक्टिव है वो फिजल आउट हो जाए और हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में
खो से जाएं इन टूल्स को एक्सप्लोर करने के चक्कर में। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। और मारुति जी, आपका क्या मानना है? आप परसेंटेज वाला तो जवाब दे दो। अब तो गणित चिंतन, मैं इसलिए बार बार वालों की बारी है। मैं इसलिए बार बार पूछ रही हूँ कि ये 100% तो नहीं है, 50% तो नहीं है, 40% तो नहीं है, कि ये एक छोटा सा हिस्सा है। कितना होगा ये भी नहीं कहना बड़ा मुश्किल है, मगर इसके बाद अब गणित चिंतन वालों की बारी है। हम मैथ्स चिंतन वाले बोल ही नहीं रहे, तो मैथ्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता मैडम से। हाँ जी, आए। तो हमने आज की चर्चा में सारे जितने भी सवाल हमारे को दिए गए थे हमने डिस्कशन किया है। तो अब आप बताइए। अच्छा लगा अनीत, बातचीत चलती रहनी चाहिए। हमें प्रेशर ग्रुप, एक प्रेशर क्रिएट करना है कि ये मैथमेटिक्स करिकुलम कैसा हो, कैसे मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए इस देश में अगले आने वाले साल में। उसके लिए एक प्रेशर क्रिएट करना है ताकि कुछ तो चेंज आए, नहीं तो वही चलता रहेगा। पिछले 75 साल से वही चल रहा है और 25 साल वही चलता रहेगा। तो मैंने तो सर चर्चा तो करा दी, ये मॉडरेशन हुई, तो मैंने कुछ पॉइंट्स अपने भी दिल के नोट किए थे। हाँ, तो बोलो ना, हो जाए तो मैं उनको थोड़ा सा बोल देती हूँ 1 मिनट में। नहीं, तो आराम से। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स जो एक नाम जैसे ही आता है, तो वो चाहे बच्चा है या कुछ लोग जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो कहते हैं हमेशा कि मैथमेटिक्स बड़ा ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स बोलते ही उन्हें एंजाइटी सी हो जाती है, और पेपर के टाइम, एग्जामिनेशन के टाइम तो मेजॉरिटी को, जिसने पढ़ भी लिया होता है ना, उसको थोड़ी देर पहले वो एंजाइटी होती है, बाद में करते वक्त वो स्मूथ हो जाता है जब उसकी अच्छी तैयारी होती है, लेकिन एंजाइटी रहती है। तो वो मैथमेटिक्स शब्द से है या मैथमेटिक्स के अंदर जो हम कंटेंट लेते हैं और जिसका असेसमेंट करते हैं उसकी वजह से है, पढ़ने के तरीके पे है, पढ़ाने के तरीके पे है, इस चीज के बारे में हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले समय में चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सब्जेक्ट्स या कंटेंट के बारे में बातचीत कर रही है, उसे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हमारी आज की बातचीत में भी हमने ये नोटिस किया कि हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर को कहते हैं श्योरिटी से नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ ये पॉसिबल है या ये हो सकता है, कितना होगा भी पता नहीं, आगे आने वाले का अंदाजा दे रहे हैं, बट कितना या क्या करेक्ट हम एस्टिमेशन भी नहीं कर पा रहे बहुत सारी चीजों का, क्योंकि जैसे सर ने भी कहा कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होगी, अभी हमें पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है, और ऐसी भी कुछ चीजें होंगी जो हमें पता नहीं है कि वो है क्या, तो हम पूछे भी किस चीज के बारे में। नहीं, कुछ देशों ने ये सोच लिया है और उन्होंने अपने करिकुलम को इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश की। जैसे फिनलैंड में मैं पढ़ रहा था, तो फिनलैंड ने करीब 20 से 25% वेटेज मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को दी। बहुत बढ़िया। करिकुलम। तो पहला जो पॉइंट मैंने नोट किया वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग स्पेसिफिक फील्ड फॉर रिसर्च, और इसकी कोई एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर 5वीं का बच्चा मेंटली फिट है, तैयार है, वो कुछ रिसर्च करना चाहता है, 7वीं का बच्चा कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, उसके पास एक कंपोनेंट अवेलेबल होना चाहिए। यस, आई वांट टू एक्सप्लोर दिस, आई वांट टू डू दिस रिसर्च, उसके लिए हमारे पास सपोर्ट सिस्टम रेडी रहने चाहिए। देन सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी है ऑफ चूजिंग द डिफिकल्टी लेवल। मैं अगर कहती हूँ मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, तो उसके कुछ लेवल्स होंगे। एक बियर मिनिमम लर्निंग आउटकम को हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग द डिफिकल्टी लेवल हमारे पास होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज द कनेक्टेडनेस। कनेक्टेडनेस मतलब कि मैथमेटिक्स शुड नॉट बी studied as a separate subject, separate discipline, rather than it should be added as a part of learning and as a tool for अंडरस्टैंडिंग अदर डिसिप्लिन्स। जैसे शुरू में हनीत ने बात की कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए जब हमें इंटरडिसिप्लिनरी कुछ एक्टिविटी की बातचीत करनी है, तो हम इस पर्टिकुलर कनेक्टेडनेस के जरिए से हम उसे अचीव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज सिचुएशन बेस्ड लर्निंग, जिसकी चर्चा हमने की
कि हम बच्चे को एक सिचुएशन दें, रियल टाइम कोई सिचुएशन प्रोवाइड करें और उसको सोचने का समय दें कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या मैथमेटिक्स का प्रयोग लाया जा सकता है, और उस टॉपिक को बच्चा पढ़ाई करे, अप्लाई करे और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो फाइंड आउट कर पाए। और ये किसी भी एज ग्रुप में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और हमें आज हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की है जो 2030 तक अचीव करने की बात की है, तो उसने भी कुछ अपने टारगेट सेट किए हुए हैं। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का यूज है। तो वो जो ह्यूज लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है, अगर हमें पता है तो हम टीचर्स एटलीस्ट एक डिस्कशन कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि कौन सा मैथमेटिक्स है जो बच्चे को, फिर मैं बोलूंगी कि एज स्पेसिफिक नहीं, उसको वो दें और वो उन प्रॉब्लम्स को जो यूनाइटेड नेशन ने भी लिस्ट की हुई हैं उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करने में अपना योगदान दे पाए। तो मैंने जो सोचा था बियॉन्ड टेक्स्ट बुक तक हमें पहुंचना है और किसी भी चीज की लिमिट को नहीं सेट करना, क्योंकि मैथ्स में इन्फिनिटी तो पता ही है कि होता है। तो कहते हैं कि नहीं डिफाइंड है बट होता है।